So, first Indochina war was important. Chinese wanted to stop this. Americans wanted to intervene to save France and to restrict communism in Vietnam. Okay, ये अमेरिका चाहता था कि फ्रांस इस युद्ध में किसी भी तरीके से फ्रांस को मदद पहुंचाई जाए और वियतनाम में साम्यवादी विचार को पनपने से रोका जाए। दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड, चाइना वांटेड टू स्टॉप दिस वार एज अमेरिका कुड मेक ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन इट्स बैकयार्ड। दूसरी तरफ अमेरिका को चाइना रोकना चाहता था ताकि चाइना के अगल बगल में अमेरिका अपना प्रचार प्रसार या अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। सो हियर अगेन दिस झाओ एन लाई played an important role in mediation through persuasion and compromise। दोस्त फ्रेंड्स, ये परसुएशन और कॉम्प्रोमाइज़ जो है ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का एक बढ़िया टूल्स के तौर पे, एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे देखा जाता है। सो इस समय इंडो चाइना वार यानी कोरिया संकट और दूसरी तरफ वियतनाम में जो संकट था, कोरियन वार और फर्स्ट इंडो चाइना वार जो था, इसको रोकने के लिए या इससे संबंधित जो मुद्दे उभर रहे थे उन मुद्दों को सही करने के लिए, ठीक करने के लिए जेनेवा में एक कॉन्फ्रेंस होता है, जेनेवा में एक सम्मेलन होता है। और ये जेनेवा कॉन्फ्रेंस जो था, इट वाज ए कॉन्फ्रेंस इन्वॉल्विंग सेवरल नेशंस दैट टुक प्लेस इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। दिस टुक प्लेस फ्रॉम अप्रैल 26 to July 20, 1954. It was intended to settle outstanding issues resulting from the Korean War and the First Indochina War। ये जेनेवा सम्मेलन जो था, इस जेनेवा सम्मेलन के माध्यम से कोरियन वार और फर्स्ट इंडो चाइना वार की जो स्थिति थी, जो मुद्दे थे, उसको सुलझाना चाहते थे। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है नोटिस करने वाली कि फ्रांस को जस्ट वियतनाम ने फ्रांस को पराजित किया था युद्ध में। फ्रेंच वे डिफीटेड बाय दिस वियतनाम, बट झाओ एन लाई टू गिव ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट व्हेन ही विजिटेड जेनेवा, ही went few miles to Paris in France and he met the French Prime Minister Pierre Mendès to secure the peace। It means कि ऐसा नहीं था कि इसके दिमाग में ये था कि भाई ठीक है, अगर हम एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट के तौर पे हम अगर फ्रांसीसी प्राइम मिनिस्टर को देते हैं तो एक बढ़िया संदेश जाएगा और एक अच्छी डिप्लोमेसी का ये पहचान है। अब इसके बाद हम आते हैं अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस, जो कि बांडुंग कॉन्फ्रेंस सम्मेलन या गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत भी होती है। एंड दिस अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस और बांडुंग कॉन्फ्रेंस was a meeting of Asian and African states, most of which were newly independent states। जो बांडुंग that is in Indonesia। This took place between 18 to 24th April 1955। Okay, in this conference around 29 countries that participated represented a total population of 1.5 billion people, that is 54% of the world's population of that time। अब झाओ एन लाई यहाँ भी एक अच्छा गेम खेल जाते हैं।
झाओ एनलाई ये माना जाता है कि जानबूझ के उन्होंने अपने प्रोफाइल को लो प्रोफाइल बना कर रखा। एंड उस समय पंडित नेहरू, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकर्नो को ही आस्क्ड टू टेक द लीड हियर। सुकर्नो कौन थे? वो इंडोनेशिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और सुकर्नो नॉन अलाइन मूवमेंट में एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर थे। और ग्रीस के जो मार्शल टीटो, एक वो, भारत के पंडित नेहरू और ये सुकर्नो, ये तीनों लोगों ने नॉन अलाइन मूवमेंट की नींव एक तरह से रखी थी। लेकिन ये बताते हैं कुछ लोग या स्कॉलर्स बोलते हैं कि दैट वाज अगेन झाओ एनलाई की एक सोची समझी रणनीति थी कि वहाँ पे उन्होंने लीड नहीं लेकर के इन लोगों से लीड लिया, जो कि भी एनीवेज। सो इसको लेकर के माओ से सवाल भी किया। माओ ने जो सवाल किया झाओ एनलाई से, तो पता चला कि झाओ एनलाई का रिस्पॉन्स था कि उसका जो टैक्टिक है वो किसी भी तरह से प्रोवोकेटिव और डिसरप्टिव डिबेट में नहीं पढ़ना चाहते। इट मीन्स कि किसी तरह के विवाद की स्थिति में नहीं पढ़ करके ये पीस, लव, पीस और कॉपरेशन के माध्यम से चीज़ों को हल करना चाहते हैं। सो इस तरह से जगह जगह पे ये देखने को मिल रहा है कि झाओ का, इनफैक्ट झाओ की जो डिप्लोमेसी स्टाइल थी, इट केम टू डिफाइन चाइनीज फॉरेन पॉलिसी ओवर द नेक्स्ट हाफ सेंचुरी। हिज स्ट्रैटेजी वाज कंसिस्टेंट: avoid isolation, build solidarity with non-aligned countries and divide the West. That was so simple, so clear. And these tactics were called United Front, where the main agenda was isolate the main threat by building unity with all other forces. जो प्रमुख जो दुश्मन है उसको आइसोलेट करो और बाकियों के साथ साथ दोस्ती करो, समझौता करो। और इस गेम में भी वो काफ़ी माहिर थे। अब कल्चरल रिवॉल्यूशन, अगली कड़ी में कल्चरल रिवॉल्यूशन, जिसको कि एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन, चाइना का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट है कल्चरल रिवॉल्यूशन। 1966 to 1976, around 10 years. It was launched by Mao Zedong. Its stated goal was to preserve Chinese communism by purging remnants of capitalist and traditional elements from Chinese society and to reimpose Mao Zedong thought as the dominant ideology in Communist Party of China. The clear intention, clear message कि किसी भी तरीके से पूंजीवादी और जो पारंपरिक जो तत्व हैं चाइनीज़ समाज में, उसको ख़त्म करके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में माओ जेडोंग के थॉट को, जिसको हम लोग माओवाद के नाम से भी जानते हैं, हिज फिलॉसफी, माओज फिलॉसफी वाज टू रीइम्पोज। और इस सांस्कृतिक क्रांति के बाद माओ की स्थिति, माओ की पकड़ अपने चाइनीज़ सोसाइटी में, चाइनीज़ पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये उसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जस्ट ठीक 5 साल पहले ग्रेट लीप फॉरवर्ड का जो एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने किया था वो फेल रहा था। और ये माना जाता है कि करीब 30 मिलियन लोग, यानी करीब 3 करोड़ लोग वहाँ पे उस फेमाइन, उस भूख हड़ताल, उस फूड क्राइसिस और तमाम समस्याओं से गुजरे थे। करीब 3 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। तो अब ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या था? ये एक तरह से सेकंड 5 ईयर प्लान, जैसे अपने देश में 5 ईयर प्लान्स है, उस तरह से वहाँ पे भी उन लोगों ने किया। वाज एन इकोनॉमिक एंड सोशल कैंपेन लेड बाय द CPC फ्रॉम 1958 to 1962. Mao launched the campaign to reconstruct the country from an agrarian economy into a communist society through the formation of people's communes. यहाँ पे माओ डिक्रीट, फरमान जारी करता है टू इंक्रीज एफर्ट्स टू मल्टीप्लाई ग्रेन यील्ड्स एंड ब्रिंग इंडस्ट्री टू द कंट्री साइड। एक तरह से फरमान जारी होता है अपने
लोगों को बोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन करो, और जो उद्योग धंधे हैं उन उद्योग धंधों का विस्तार जो है सो मतलब एक रेडिकल स्टेप, वो गांव देहात एरिया में उसका डेवलपमेंट, उसका एक्सपेंशन वो करना चाहता था विदाउट हैविंग एनी प्रॉपर स्टडी ऑफ द सिचुएशन। उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया विच was devastating, which produced very devastating results. And माओ के इस ग्रेटली फॉरवर्ड की वजह से पूरे दुनिया में, चाइना के भीतर और पूरी दुनिया में माओ को बड़ी बदनामी झेलनी पड़ी थी, और देयरफॉर माओ कल्चरल रिवॉल्यूशन के माध्यम से उस नुकसान की भरपाई करना चाहता था। नाउ चाइना इस समय कोल्ड वार में ऑल्सो नेविगेटेड कोल्ड वार बाई ओपनिंग बॉर्डर टॉक्स विथ यूएसएसआर के साथ जो उनके बॉर्डर को लेकर के जो समस्या है, जो विवाद है, उसके लिए वार्तालाप का प्रक्रिया चाइनीज़ शुरू कर देते हैं, ताकि एक सोची समझी रणनीति के तहत उन लोगों ने किया। यहाँ तक कि यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन को भी वो लोग ताइवान के मुद्दे पे परसुएट कर लेते हैं, समझा लेते हैं। तो इस तरह से कई इम्पॉर्टेंट इवेंट्स में ये देखने को मिलता है कि झाओ एनलाई हैज़ प्लेड रियली ए ग्रेट गेम। नाउ 1976 में झाओ एनलाई की डेथ हो जाती है, उसके 2 साल पहले 1974 में माओ जेडोंग की डेथ हो जाती है, एंड इन 1980s में बीसी की डेंग जियोपिंग सत्ता में आते हैं, और जियोपिंग झाओ एनलाई के ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है, जिसको 24 कैरेक्टर स्ट्रैटेजी के रूप नाम से भी जानते हैं। उसका सीधा सा 24 कैरेक्टर स्ट्रैटेजी है: ऑब्जर्व कामली, secure our position, cope with affairs calmly, hide our capacities and bide our time, be good at maintaining low profile and never claim leadership. सो ये 24 शब्द का स्ट्रैटेजी था, 24 कैरेक्टर स्ट्रैटेजी बोला गया इसको। और डेंग ने भी, लेकिन डेंग के समय में एक महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि चाइनीज़ इकोनॉमी को धीरे चाइनीज़ इकोनॉमी को वर्ल्ड के लिए ओपन कर देता है। मीन्स एक तरह से सीपीसी कंट्रोल्ड और सीपीसी रेगुलेटेड कैपिटलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू चाइना। कम्युनिस्ट कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म, इंटरेस्टिंगली इट मीन्स कि उन्होंने अलाउ किया कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को और वर्ल्ड के दूसरे जो संस्थाएं थी, लेकिन टर्म एंड कंडीशन पे चाइना ने काफ़ी हद तक अपना नियंत्रण रखा। इनफैक्ट डेंग जियोपिंग को आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न चाइना के रूप में जाना जाता है, एंड एग्रेरियन इकोनॉमी से धीरे धीरे प्रैग्मेटिक कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट करने के लिए डेंग जियोपिंग को याद किया जाता है। नाउ चाइनीज़ 1980s और 1990s का जो दौर था, ये एक तरह से उनके लिए बिल्कुल चाइनीज़ डिप्लोमेसी का गोल्डन इरा कह सकते हैं। और इस समय इन्होंने जॉर्ज बुश और मिखाइल गोर्बाचेव दोनों के साथ, यानी कि अमेरिका और सोवियत रूस दोनों के साथ ही संबंधों को नॉर्मलाइज कर लिया था, और 1997 तक स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई थी। बट 1997 में जैसे डेंग जियोपिंग की मृत्यु होती है, उसके बाद चाइनीज़ पॉलिसी में, चाइनीज़ डिप्लोमेसी में बहुत सारे बदलाव आने शुरू होते हैं। और जिस तरह से चाइनीज़ पॉलिसी हमेशा से अब तक देखने को मिलती थी, तो अब इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट बदलाव हुआ, जिसमें से हम लोग देखते हैं कि एरोगेंस, वो जो ह्यूमिलिटी, जो नम्रता और इस तरह की जो चीज़ें थी, वो बदल के थोड़ा सा घमंड, थोड़ा सा एरोगेंसी पॉलिसीज़ में देखने को मिलती है पिछले 2 दशकों में, जहाँ पे चाइना यूनिलेटरली
सारे इश्यूज़ को डील करना चाहता है। इसके अलावा चाइनीज़ एरोगेंसी और इरिटेशन के वजह से कई सारे फ्रंट पे चाइना नेबरिंग कंट्रीज़ जो भी हैं, जैसे साउथ चाइना सी का जो भी डिबेट है, इशू है, वहाँ पे भी वो प्रॉब्लम सॉल्व होने नहीं दे रहा है। भारत के साथ आए दिन तमाम तरह के विवाद हो रहे हैं। सोवियत रूस के साथ बॉर्डर डिबेट उनका चल रहा है। जापान के साथ उनका वो चल रहा है। और ये बिकॉज चाइना आज के डेट में चाइना हैज़ इमर्ज्ड एज द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी एंड ही इज सेकेंड ओनली टू अमेरिका। देयरफॉर चाइनीज़ behavioral change has taken place. So this was the important idea, important theme which I wanted to share with you. Hopefully I was able to explain it to you. If you find any difficulty, you can message me. I will put this video, I will upload this video on YouTube also. You can watch there, you can make notes, or if you have any query, any suggestion, आप दे सकते हैं। आपका दिल खोल के, हृदय खोल के स्वागत है। और सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब पढ़ाई कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ गुड नाइट। आप सभी को धन्यवाद। बाय बाय।